अस्सलाम वालेकुम। अब CS 507 की सीरीज़ का लेसन नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर होते क्या हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कि एक कंपनी कैसे बनती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसकी डेफिनेशन करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़े हुए स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को ऐसे सेट जो किसी सिस्टम या स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हों, या ज़्यादातर आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है। इकोनॉमिक्स में इसका मतलब होता है रोड, बिल्डिंग्स और ब्रिजेस वगैरह। लिंक बिजनेस वर्ल्ड में इसका मतलब थोड़ा सा अलग होता है। बिजनेस और आईटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक अलग हमारा टॉपिक है, इसको हम अब पढ़ रहे हैं। आजकल हर बिजनेस आईटी सिस्टम पे डिपेंड करता है, जैसा कि एक शहर पावर और रोड्स के सिस्टम पे डिपेंड करता है। बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो तमाम फिजिकल फैसिलिटीज़, सर्विसेज और मैनेजमेंट की जो कंपनीज के सारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को सपोर्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। कंप्यूटर हार्डवेयर इसमें पहले आता है। फिजिकल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, सर्वर, इस तरह से हमारे फिजिकल डिवाइसेस आते हैं। इसके बाद हमारा आता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो हर किसी को चाहिए होते हैं, जैसा कि MS ऑफिस, एंटीवायरस, ETCs वगैरह। PDF रीडर भी उसमें शामिल आते हैं। नेटवर्क और कम्युनिकेशन, इंटरनेट, लैन, राउटर्स, वायरलेस सिस्टम्स वगैरह। इसके बाद हमारे आते हैं डेटाबेसेस, जहां सारा डाटा स्टोर किया जाता है। फिफ्थ और लास्ट कंपोनेंट्स में हमारा आता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पर्सोनल। लोग जो इन सब सिस्टम्स को मैनेज करते हैं उन्हें IT स्टाफ कहा जाता है। ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसका गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें शामिल होने वाली चीज़ों में सबसे पहले है हार्डवेयर का डिटेल कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा हार्डवेयर है, कितनी कैपेसिटी का है, किस कंपनी का है, किस जनरेशन का है। उसके बाद है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का डिज़ाइन। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होगा और किस तरह से सेटअप होगा, लाइक iOS होगा, OS होगा, लिनक्स होगा या किसी और हम सिस्टम को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा है सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन। ऑपरेशनल और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पूरा रिकॉर्ड रखना, अपने पास उसको संभाल के रखना, जो कि बाद में हमें काम आता है। उसके बाद हमारा आता है सिस्टम मैनेजमेंट गाइड। किस तरह पूरे सिस्टम को टेक्निकली मैनेज और ऑपरेट करना होता है। लास्ट पे हमारा आता है इंटीग्रेशन और मेंटेनेंस। सब कंपोनेंट को जोड़ना, उनको ऑपरेट करना, उनकी मेंटेनेंस करना और मैनेज करना। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली एक गाइडलाइन होती है कि कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को कैसे अरेंज, ऑपरेट या मैनेज करना करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है आर्किटेक्चर होती क्या है। आर्किटेक्चर का मतलब होता है एक ऐसा ब्लूप्रिंट या नक्शा जो बताता है कि इंफॉर्मेशन की ज़रूरत क्या है और वो कैसे पूरी की जाएगी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के ज़रिए। ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जिसमें बिजनेस नीड्स को एनालाइज किया जाता है, या हमें किसी इन्फो की ज़रूरत है या नहीं है। इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स का प्लान पहले से जो सिस्टम्स या फ्यूचर में जो बनाएगा वो किस तरह से वर्क करेंगे। आर्किटेक्चर बेसिकली एक प्लानिंग या डॉक्यूमेंट से है जिसमें ये होता है कि किस तरह से सिस्टम बनाएं, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें या किस मॉड्यूल का क्या रोल होगा। इसके बाद हमारी न्यू टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की मालूमात, इसका मतलब होता है कि ऐसे तरीके से इंफॉर्मेशन को डिज़ाइन और ऑर्गेनाइज करना जो यूज़र के लिए आसानी पैदा करे। या टर्म ज़्यादातर वेब डिज़ाइनिंग या डिजिटल सॉफ्टवेयर या सिस्टम्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है। वेब डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के 3 पहलू होते हैं, मीन्स के उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली होती है स्ट्रक्चर डिज़ाइन ऑफ शेयर इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट। ऐसे एलिमेंट्स का डिज़ाइन जो लोगों के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयर करे, जैसे कि वेबसाइट, फोरम्स, ब्लॉग्स, एप्स, etc। दूसरा हमारा आता है ऑर्गेनाइजिंग और लेबलिंग वेब इन्वायरमेंट। वेबसाइट्स, इंटरनेट, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ वगैरह को ऐसे ऑर्गेनाइज करना और लेबल्स देना कि यूज़र्स इजीली चीज़ों को फाइंड कर सके। या एक आर्ट होती है और साइंस भी होती है, क्योंकि डिज़ाइन और स्ट्रक्चर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट में हमारा आता है डिजिटल लैंडस्केप का डिज़ाइन ओरिएंटेड अप्रोच। एक न्यू फील्ड बन रही है जिसमें वेब डिज़ाइनर और सिस्टम आर्किटेक्चर मिल के डिजिटल वर्ल्ड को बेहतर बना रहे हैं, जैसे यूजेबिलिटी, क्लैरिटी और एक्सेस
के मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को आसान करना। आईटी डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर होती है। जब इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात होती है तो हम कुछ चीज़ों को अपने जहन में रखते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का मतलब होता क्या है? डाटा को मॉडलिंग देना, एनालाइज और डिज़ाइन करना। फोकस होता है एंटिटीज़ का डाटा को टाइप्स और उनके दरमियान रिलेशनशिप बनाना कि किस रिलेशनशिप को किसके साथ इंटरेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल हमारे पास होती है, अगर हम सिस्टम में कस्टमर और ऑर्डर दोनों एंटिटीज़ को उनके बीच का रिलेशन समझाना कि कस्टमर्स का मल्टीपल ऑर्डर हो सकता है, सिंगल ऑर्डर भी हो सकता है, और उसको एनालाइज करना, उसको डाटा मॉडलिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे कि डाटा मॉडलिंग में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्शन होता है। सिर्फ डाटा का स्ट्रक्चर समझना, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को डिटेल्स नहीं देखी जाती। एब्स्ट्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ डाटा को समझा जाता है, इंडिविजुअल्स का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। रिलेशनशिप्स पर फोकस करना, डाटा के किस पीसेस के किस तरह लिंक किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है लास्ट पे स्टैंडर्ड कंप्लाइंस। सिस्टम की वर्किंग इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर की फील्ड का रिलेशन। ये एक स्पेशल स्किल है जो कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और टूल्स के इस्तेमाल से रिलेटेड होती है। लाइब्रेरी साइंसेज से इसका गहरा ताल्लुक होता है। आजकल कई लाइब्रेरी स्कूल के स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का कोर्स भी सिखाया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट सिस्टम आता है कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइक CBIS। अब बात करते हैं CBIS की कि सब सिस्टम्स या कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इनमें 7 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होता है TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। रोज़मर्रा के डे टू डे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड वाला सिस्टम होता है। दूसरा हमारा आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसे हम MIS भी कहते हैं। मैनेजर्स के लिए रेगुलर रिपोर्ट्स और समरीज बनाता है, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होता है। तीसरा हमारा आता है सपोर्ट सिस्टम, सिस्टम जो किसी भी डिपार्टमेंट या यूज़र के स्पेसिफिक हेल्प प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑफिशियल ऑटोमेशन सिस्टम OAS, रूटीन वर्क लाइक डॉक्यूमेंटेशन, ईमेल, कम्युनिकेशन को ऑटोमेट करता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS, कॉम्प्लेक्स डिसीजंस में हेल्प करता है, डाटा का एनालाइज करता है, फोरकास्टिंग करता है कि कौन सा डिसीजन किस वक्त लेना चाहिए। नॉलेज सिस्टम, एक्सपर्ट्स नॉलेज और पास्ट एक्सपीरियंस को सपोर्ट करके उसको यूज़ करता है कि क्या एक्सपर्ट सिस्टम सही से हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, या हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा। लास्ट पे हमारा आता है एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम। टॉप लेवल एग्जेक्टिव्स के लिए हाई लेवल समरीज, रिपोर्ट और डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं ताकि ये लोग अपना काम आसानी से कर सकें। उसके बाद हमारा आता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम TPS, जिसको अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अब इसको हम डिटेल्स से पढ़ते हैं। TPS वो सिस्टम होते हैं जो कि रूटीन और बार बार होने वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। TPS काम कैसे करता है? रूटीन और रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, जैसा कि कस्टमर्स का ऑर्डर लेना, हर एक कस्टमर का ऑर्डर लेना, डिफरेंट कस्टमर्स आते हैं, बिल करवाना, हर कस्टमर का बिल करवाना, बेसिक्स बिजनेस का रिकॉर्ड रखना, स्ट्रक्चर बनाना, ये सब कुछ इसमें आता है। TPS के फीचर्स क्या होते हैं या इसकी खसूसियात क्या होती हैं? रेपिटेटिव नंबर यानी कि क्रंची सिस्टम, एक ही सिस्टम को बार बार रिपीट करना, बार बार एक ही तरह का डाटा प्रोसेस करके उसको प्रोसेस करना होता है। हमारा आता है सोफिस्टिकेटेड बट पर्पस सेम होना। आजकल के TPS यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स एडवांस हो गए हैं, लेकिन पर्पस सिस्टम तो सेम ही है। रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं, रिकॉर्ड उनका किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है। फिर हमारा आता है इसको ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल बनाना। जो लोग डेली ऑपरेशंस हैंडल करते हैं, यानी कि जैसे ब्रांच सिस्टम्स होते हैं, ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, ये उनको हेल्प करते हैं। अब हमारा आता है रीपीट रिस्पॉन्स, बहुत ही फास्ट होता है, कस्टमर को वेट नहीं करवाना, इनपुट से आउटपुट तक वक्त फ्यू सेकंड्स या उससे भी कम होना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है रिलायबिलिटी। TPS का रिलायबल होना ज़रूरी होता है, अगर सिस्टम फेल हो गया और पूरा सिस्टम बिजनेस रुक सकता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बैकअप और रिकवरी सिस्टम होना चाहिए। इनफ्लेक्सिबिलिटी, हर ट्रांजैक्शन सेम तरीके से प्रोसेस होनी चाहिए। टाइम यूज़र या कंज्यूमर मैटर नहीं करता।
अगर फ्लेक्सिबिलिटी हुई तो एरर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल्स, एयरलाइंस को हर ट्रैवल एजेंट का डाटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चाहिए, वरना रिजर्वेशन प्रोसेस फेल हो सकती है। इसको फिर कंट्रोल कैसे किया जाता है? टीपीएस को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो करने चाहिए। जैसा कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को स्पेसिफिक रोल दिया गया है तो टीपीएस उसी के ज़रिए काम करने का। अब आता है हमारा डाटा प्रोसेस के टास्क। टीपीएस या मेजर टास्क परफॉर्म करता है। डाटा आइडेंटिफिकेशन और गैदरिंग, डाटा एंट्री या डायरेक्ट मशीन से डाटा लेता है। दूसरा हमारा डाटा मैनिपुलेशन होता है, डाटा को हेल्पफुल इंफॉर्मेशन में बदलता है, क्लासिफाइंग करता है, उसको एनालिसिस करता है, सॉर्ट करता है, उसको समराइज करता है, मुख्तसर बनाता है। डाटा को सेफ और सीक्वेंस में स्टोर करता है ताकि फ्यूचर में इसका अच्छे से यूज़ हो जाए। अब हम डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन को देखते हैं। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का मतलब है कि आउटपुट को जनरेट करना। या तो ये मैनेजर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं या ये किसी दूसरे सिस्टम के लिए हेल्पफुल होता है। अब टीपीएस के गोल क्या होते हैं? टीपीएस का गोल पहले से ही सेट होता है और वो स्ट्रक्चराइज्ड होता है। कस्टमर के क्रेडिट लिमिट्स चेक करना जब ऑर्डर आए, इन्वेंट्री लेवल रखना बिफोर ऑर्डर एक्सेप्टेंस से पहले हर इन्वेंट्री को देखना कि वो कितनी थी कितनी है, और फिर उसके बाद मंथली पेरोल बनाना कि हर एक एम्प्लॉय को उसका पेरोल मिलना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जिसमें हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ेंगे, एमआईएस। एमआईएस होती क्या है? ये प्री डिफाइंड रिपोर्ट जनरेट करता है जो कि मैनेजमेंट को चाहिए होती हैं। ये रिपोर्ट मीडियम लेवल मैनेजमेंट के लिए होती हैं, जैसे उनको प्लानिंग करना, कंट्रोल करना और डिसीजन मेकिंग करना। एमआईएस का काम क्या होता है? टीपीएस से डाटा लेते हैं और उसको समराइज मीन्स के मुख्तसर करके वीकली या मंथली रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट्स का ग्राफिकली या पिक्टोरिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं हम, जैसे हम चार्ट्स या बड़े बड़े ग्राफ्स यूज़ करते हैं। ये रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को एनालाइज और बेहतर डिसीजन लेने में मदद करती है। अब एमआईएस के फीचर्स क्या होते हैं? ये फीचर्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं और प्री डिज़ाइन किए जाते हैं। रिपोर्ट्स का स्ट्रक्चर पहले से ही डिसाइड होता है कि किस तरह की रिपोर्ट हमें चाहिए। व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो बिल्डिंग होती है, लाइक सिस्टम्स फ्यूचर के एक्सपेंडिचर्स और पॉसिबिलिटीज़ को शो कर सकता है ताकि बेहतर डिसीजन लिया जा सके। अब रिपोर्ट्स की टाइप क्या होती हैं? अब एमआईएस में रिपोर्ट्स की कुछ टाइप्स होती हैं। फर्स्ट आती है पीरियोडिक रिपोर्ट्स, रेगुलर टाइम पर बनाती हैं, डेली, वीकली, मंथली या ईयरली। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है, जो एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट के थ्रू इसको बनाकर आगे सबमिट किया जाता है ताकि समझने में आसानी हो। अब नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट आती है स्पेशल रिपोर्ट। जब कोई खास इवेंट होता है तब ये रिपोर्ट जनरेट होती हैं, जैसा कि फास्ट मूविंग वर्सेस स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स और रिसीवेबल्स, जो पैसे अब तक नहीं मिले, सेल्स एनालिसिस विद डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, कि सेल्स हमारी बढ़ गई हैं या कम हो गई हैं,